हाय, हाउ आर यू ऑल? तो आज हम थर्मल के कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 प्रीवियस ईयर एनटीए ही जैसे सवाल पूछता है। सो क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप देखोगे तो स्टीम इंजन है, इनटेक उसका है 50 ग्राम। कितना दे रखा है जी? 50 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई इंजन है, ये इंजन है तुम्हारा ये, ठीक है जी। ये कितना तुम्हारा 50 ग्राम, ये क्या है? स्टीम है। 50 ग्राम स्टीम है कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या कर रहा है? कूल्स इट डाउन टू 20 डिग्री सेल्सियस। चलो जी। इफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपर, तो अब ये सीधी सीधी सी बात है, तो बाद वाली लाइन पढ़ लो। द हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम कह रहा हूँ, बाय द स्टीम इंजन पर मिनट, ये पूछ रहा है। अब सीधी सी बात है, देखो, अगर स्टीम है, स्टीम क्या बन रही है? वाटर, और वाटर कितने पे आ रहा है तुम्हारा? 20 डिग्री, यानी कि कूल डाउन करते हो, यानी कि एनर्जी आप खर्च कर रहे हो, एनर्जी सॉरी रिजेक्ट कर रहे हो, सिस्टम में से बाहर निकाल रहे हो, तभी तो कूल डाउन होगा। और सिस्टम को अगर आप एनर्जी देते हो, मान लो आप 20 डिग्री सेल्सियस से वाटर आप 80 डिग्री सेल्सियस, तो आपने इसको हीट दी होगी, इसने हीट आपको सप्लाई की होगी आपने, तब ये टेम्परेचर बढ़ा है। और इधर से अगर हीट रिजेक्टेड, अगर आप ऐसे आ रहे हो तो हीट क्या हुई है? रिजेक्ट हुई है। तो अब जब स्टीम है, समझो आप, तो स्टीम से अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा ऐसे करेंगे और आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि Q इज इक्वल टू हो गया एम एस डेल्टा टी। बहुत अच्छी बात है। एम एस डेल्टा टी यानी वाटर के लिए तो कितना हो गया जी? एम कितना है तुम्हारा? 50। तो 50 गुना 1, सॉरी इंटू 1 इंटू हो जाएगा 80। तो ये कितना हो जाएगा? 8 4000। तो आंसर 4 लिख के और चले जाएंगे, उनको लगेगा हाँ सही आ गया, 4 आया, और लिख के और चले गए। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं, ये तो आपने जो निकाली है सही निकाला है ये, लेकिन ये आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, ये जो आपने 4000 जो पर मिनट निकाली है, पर मिनट, भाई मिनट में ही चल रही है, तो पर मिनट कितनी निकल रही है? 50 ग्राम पर मिनट ले रहा है, तो पर मिनट ही इतने पर मिनट निकल रही है, रिजेक्ट कर रहा है वो। लेकिन ये तो आपने वाटर को लेके आए हो आप 20 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम को भी तो कन्वर्ट करना है भाई। तो होता कैसे है? होता ऐसे है ना, पहले स्टीम है बेटा, स्टीम किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं, पूरा टेबल ऐसे बनाऊं, 50 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये कन्वर्ट हुई 50 ग्राम वाटर। पहले आप स्टेट चेंज करोगे और उसके बाद ये कूल डाउन, यानी कि वाटर कितने पे आ गया तुम्हारा? 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ Q1 कितना है? एम एस डेल्टा टी। नहीं, गलत। क्यों हो जाएगा? एम इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का यूज़ करते हैं। जब आइस कन्वर्ट कर रहे हो तो 80 होती है वैल्यू, यहाँ 540 है। तो एम कितना है तुम्हारा? 50। तो ये हो गया तुम्हारा 50 इंटू 540, इतने कैलोरी पर मिनट। फिर यहाँ Q2 कितना हो गया? वही तुम्हारा 4000 जो तुम निकाल सकते हो, इतने कैलोरी पर मिनट। तो टोटल कितना हो गया बच्चे? Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल्स टू, टोटल रिजेक्ट कितना आया? ये आ जाएगा 2 ज़ीरो तो पहलेगा, 5 चौक 20, 25 और 2 27 प्लस 4000, यानी कि 31, यानी कि 31 आंसर आया। तो जो 4 आया, कितना आएगा? 31। तो कुछ बच्चे क्या है, स्टेट चेंज नहीं करते। तो पहले स्टेट चेंज होगी, यानी कि स्टीम है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वाटर से फिर आप कूल डाउन करोगे उसको। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और यही होता है इसमें, ये सीख लिया आपने, बहुत है। तो मैं अब थोड़ा सा इसको अपन गायब कर देते हैं, अगले वाला देखते हैं जी। चले जी, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 26 देखो, एक कॉपर ब्लॉक है। अब ये कितना कॉपर ब्लॉक है? 5 kg का है। हीट किया है इसको 500 डिग्री सेल्सियस तक आपने। इस प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक, यानी कि आइस ब्लॉक के ऊपर रख दिया, ये ऐसे 5 kg का। और ये कितने का है? 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आइस का कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जब तक ये कितनी हीट छोड़ेगा? जब तक 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। तो यानी कि 5 kg जो ब्लॉक है तुम्हारा, ये कितने पे है? 500 डिग्री सेल्सियस। ये कितने पे आना है?
इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जितना आइस का है। तब तक ये छोड़ता रहेगा, जब आइस के बराबर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, फिर ये कोई हीट ना दे रहा है ना ले रहा है, तो तब आपको वाटर मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली कितनी हीट अवेलेबल है मेरे पास, यानी कि देगा कौन, ये 5 kg वाला कितनी अवेलेबल है, MS डेल्टा टी। एम कितना है 5। अब देखो ये इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दे रखी है और ये जूल पर ग्राम में है, तो ये आप कन्वर्ट कर लो, ये ध्यान रखो। जूल पर केजी के हिसाब से होती तो सीधा लिख लेते, लेकिन ये जूल पर ग्राम के हिसाब से है, तो ये 5000 इंटू एस 0.39 इंटू डेल्टा टी 500 माइनस 0, तो 500 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा क्यों अवेलेबल है, इतनी अवेलेबल है। अगर तुम्हें इतनी अवेलेबल है तो, और ये तुम्हारी जो हीट है यानी कि ये जो एनर्जी है, ये कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर क्या है, आइस में है, तो Q इज इक्वल्स टू ml, यानी कि इतनी एनर्जी से कितना वाटर कन्वर्ट हो सकता है, वो Q इज इक्वल, स्टेट चेंज हो रही है ना भाई, आइस है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पहले तो स्टेट चेंज होगी, वाटर ही तो बनेगा ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि मास आ जाएगा Q, यानी कि 5000 इंटू 0.39 इंटू 500 डिवाइड बाई m कितना है तुम्हारा वाटर के लिए 335। क्लियर है जी। जब आप इसको सॉल्व करते हो m, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5000 इंटू 39 इंटू 5, कैलकुलेशन भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, और तो 3357, यानी कि ये हो गया तुम्हारा, अब केजी में वापस, अब तो ग्राम में है, ग्राम को केजी में वापस कन्वर्ट करोगे तो ये कट गया, यानी कि 5 इंटू 39 डिवाइड बाई 67 विल बी इक्वल्स टू 45 4 5 15 4 67, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 से तो कटेगा नहीं, यानी कि 2.9 के समथिंग आएगा, 2.9 kg। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। 21 देखो, 21 क्या है, ये मैं प्रॉपर, आप मेरे साथ सॉल्व करोगे तो जो जो जैसे जैसे दिमाग में आना चाहिए वो सारी बातें आप सीखते चलोगे, क्योंकि तभी इम्प्रूव कर पाओगे। तो 21 है, इसमें जैसे ही सवाल पढ़ा हमने, तो हमने क्या किया कि द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेज ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड, यानी कि X Y Z, ऐसे करें। 3 डिफरेंट लिक्विड हैं, तो इनकी S1 S2 S3 स्पेसिफिक हीट जो मैंने अलग अलग, भाई डिफरेंट है तो सीधी सी बात है S1 S2 S3 ऐसे मान लिया। और ये है 10 डिग्री सेल्सियस पे, Y है 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये है तुम्हारा 30 डिग्री सेल्सियस पे। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर व्हेन X, जब X को Y के साथ मिक्स किया तो मिक्सचर का टेम्परेचर आया 16 डिग्री सेल्सियस, जब Y को Z के साथ मिक्स किया तो आया 26 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है जब X को Z के साथ मिक्स करोगे आप, किसको, इसको, जब इसके साथ मिक्स किया आपने तो T पूछा हुआ है, यानी कि X को एक बार मिक्स करके देख लो, जब मिक्स करोगे तो ये T टेम्परेचर, तो आप अगर ध्यान से देखो ये वाले को इसके साथ मिक्स करोगे तो ये तो छोड़ेगा हीट, भाई जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो हीट छोड़ेगा और ये हीट गेन करेगा, तो कहीं बीच में जाके टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर 10 और 30 के बीच में ही होने वाला है। तो जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो जी, आप जब इसको लिखोगे तो अपन ऐसे लिखेंगे MS डेल्टा टी, और मास क्या है, सेम है, यानी कि M S1 डेल्टा टी बोले तो ये तो T माइनस 10, ये क्या करेगा, गेन करेगा। MS2 डेल्टा टी कितना हो जाएगा 30 माइनस टी, ये लूज करेगा। ठीक है, अब देखो कई बच्चे गड़बड़, ये मुझे पहले से ही पता है, मैं क्या है टी में से 10 घटाया ना मैंने, तो ये पॉजिटिव है टर्म, ठीक है। फिर यहाँ मैंने 30, मुझे पता है 30 टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कम है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये रिजेक्ट हुई है, ये मैंने रिजेक्ट लिखी है, और ये मैंने यहाँ क्या है, ये गेन करी है इसने, तो ये मैंने गेन, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा निकल के, तो मैंने साइन पहले ही ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इसमें इसीलिए मैं उसी आसानी के साथ घटा रहा हूँ। देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, ताकि मेरे साइन में गड़बड़ ना है, मुझे साइन की टेंशन, मुझे पता है ये तो हीट रिजेक्ट करेगा, अब रिजेक्ट करेगा तो कितनी करेगा, तो मैंने पॉजिटिव साइन पहले ही निकाल लिया, इतनी 30 में से T। अब ये T टेम्परेचर, भाई ये तो गेन करेगा ना, तो कितनी गेन करी, T माइनस 10, तो ये हीट गेन है, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट रिजेक्ट, यही करते हैं अपन, तो साइन में इसलिए गड़बड़ ना हो, तो S1 T1 माइनस 10, यानी कि S1 बाई S2 विल बी इक्वल्स टू
30 माइनस टी अपॉन टी माइनस 10। अब यहाँ आके सवाल आपका फंस के खड़ा हो गया। अब जब तक आपको S1 S2 नहीं पता होगा आप सवाल नहीं कर सकते। उसी के लिए ये वाली कंडीशन दे रखी है। तो इस वाली कंडीशन को जब आप सॉल्व करोगे बच्चे, तो आपका क्या आएगा, यहाँ से जब आप एक्स वाई को मिलाते हो तो मैं कर सकता हूँ MS1 डेल्टा टी कैसे है, ये अब देखो इसमें 10 है 20 है, तो ये तो लूज़ करेगा, सॉरी रिजेक्ट करेगा, और ये गेन करेगा। तो इसको भी मैं सेम वैसे ही करूँगा। ये कितनी गेन करेगा, 16 माइनस 10, यानी कि इसने गेन की होगी इंटू 6 विल बी इक्वल टू रिजेक्ट कितनी हुई होगी इंटू रिजेक्ट तो S2 ने की होगी, यानी कि वाई ने। वाई का स्पेसिफिकेट ये है, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ 4, M से M कट गया, यानी कि S1 इंटू 6 विल बी इक्वल टू S2, सॉरी ये S3 है ना, ये अपन ने यहाँ गड़बड़ कर दिया, एक्स वाई को लिखा ना मैंने, तो S3, ये S3 है, S3 S2 इंटू 4। अब जी ये क्वेश्चन 1 आ गई। अब दूसरे वाले जब y और z को मिला रहे हो, सो MS2 डेल्टा टी कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे 6, भाई 20 और ये 26 पहुँच गया, इज इक्वल टू MS3 कितना हो गया जी 30 और 26 कितना हो गया 4, तो यहाँ से M कट गया। अब आपको रिलेशन जो बनाना है वो S1 S3 के बीच में बनाना है, तो S2 को यहाँ से गायब करो, इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, ये आ गया जी तुम्हारा 6S1 विल बी इक्वल टू 4 इंटू S2 की जगह क्या रखोगे आप 4S3/6, तो ये कितना आ जाएगा जी आपका 36S1 will be equals to 16S3. So S1 by S will be equals to 16 by बच्चे 36, 4 9, तो ये कितना हो जाएगा जी 4/9, पुट कर दो, 4/9 will be equals to 30 minus t will be equals to t minus 10, तो ये कितना हो जाएगा 4t minus 40 will be equals to 270 minus 90, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 13t विल बी इक्वल्स टू 270 प्लस 40, यानी कि 13t विल बी इक्वल्स टू 310, यानी कि t विल बी इक्वल्स टू 310 डिवाइड बाई 13, काटो कट करो, 13 दूनी 26, यानी कि 2 चलेगा। अब 26 से तो 5 0 50, तो 50 कितना हो जाएगा 13 चौका 52, यानी कि 13 3 39 पॉइंट, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फालतू सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, पर ये आपको पता होना चाहिए कि देखो, अब देखो मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जब भी आप सवाल पढ़ो और ऐसे दे दो, कोई भी सवाल हो कभी भी आ जाए कि ये किया आपने, ये मिक्स किया इसके साथ, ये मिक्स किया इसके साथ, तो बताओ इसको इसके साथ, यानी कि ये आपको कंडीशन दे रखा है, एक यहाँ से आएगी दूसरी यहाँ से आएगी जो इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। हमेशा हमेशा सवालों के अंदर ऐसा मिलेगा आपको। अब अपन इस सवाल को देखते हैं, और ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या है, ए से बी प्रोसेस है हो रहा है, ये आपको शो कर रखा है ऐसे, ठीक है जी, ए से बी, ये ऐसे ए से बी। अब आपसे क्या पूछ लिया बच्चे, आपसे पूछ लिया कि द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब बच्चे के दिमाग में क्या आता है, मैं एक बच्चा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे मास्टर ने सिखाया था PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है, हमेशा लगेगी, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की इक्वेशन लिख ली। अब टेम्परेचर मैक्सिमम है, ये क्या बात हुई, P भी चेंज हो रहा है यहाँ, तो V भी चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम कैसे निकालूं, T मैक्सिमम पूछ लिया। अब मेरे मास्टर की मुझे एक बात याद आई कि मेरे को मिनिमा और मैक्सिमा इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था कि ये जब भी आपको कोई चीज़ मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ, अगर जैसे सवाल ने पूछा है तो मेरे दिमाग में आता है और मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा मान लो कहीं यहाँ टी मैक्सिमम है, मान लो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये अगर मुझे वी पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि ए बी की जो इक्वेशन है किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो तो मैं लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब पहले मुझे टी का और सिंपल वी के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। भाई टी के, अब मेरे दिमाग में क्या है, थोड़ा मैथ्स में मैं अच्छा हूँ, टी का और वी के बीच में रिलेशन आएगा तो डी टी बाई डी वी करके और तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा लग जाएगा। तो अब वही कोशिश अब मैं करनी शुरू करता हूँ, तो मेरे दिमाग में जो आता है मैं वही करनी शुरू करता हूँ। इक्वेशन लिखो आप, इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, स्लोप, तो स्लोप कैसे लिखोगे आप, ये कितना है आपका, दिस इज़ योर, थोड़ा सा मैं, ये हो गया जी तुम्हारा पी नॉट और ये हो गया जी तुम्हारा वी नॉट, और स्लोप तो आपको दिख ही रहा होगा नेगेटिव है,
स्लोप क्या है? नेगेटिव। अरे भैया ऐसे स्लोप ऑब्ट्यूस है ना, तो इसको लिखने का तरीका क्या बताया था? आप ये थीटा लिख लो और साइन नेगेटिव लगा दो। आसान पड़ता है ना। बेसिक मैथ में जाके आप लेक्चरों में देख सकते हैं। एम इज इक्वल्स टू, तो ये अपना आ गया माइनस स्लोप आ गया पी नॉट बाई वी नॉट, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में लिखूंगा, यानी कि वाई पे क्या है? पी इज इक्वल्स टू स्लोप क्या हो गया? माइनस पी नॉट वी नॉट। एक्स पे क्या है? वी बनाया हुआ है आपने, प्लस सी। अब सी निकालना पड़ेगा। सी निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? ए पॉइंट पे देख लो, एट पॉइंट ए। अगर v इज इक्वल्स टू तुम्हारा वी नॉट है तो तुम्हारा p इज इक्वल्स टू टू पी नॉट है। पुट करो, यानी कि तुम्हारा आ गया टू पी नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी बोले तो वी नॉट प्लस सी की वैल्यू कांस्टेंट तो निकालना पड़ेगा ना भाई, तो सी विल बी इक्वल्स टू आ गया आपका थ्री पी नॉट। अब यानी कि आपकी फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई, यानी कि p और v ऐसे वेरी कर रहे हैं, पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी प्लस थ्री पी नॉट। पता चल गया। अब भैया पी वी इज इक्वल्स टू गैस की इक्वेशन क्या होती है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन नंबर मोल्स है, यानी कि पी की जगह ये रख लूँ मैं, कोई दिक्कत आपको? यानी कि एन आर टी विल बी इक्वल्स टू इंटू वी, और पी की जगह आ गया माइनस पी नॉट इंटू वी प्लस थ्री पी नॉट। मल्टीप्लाई कर लो, टी आ गया आपका वन बाई एन आर, ऐसे लिख लूँ मैं, माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी स्क्वायर। थोड़ा बड़ा है क्योंकि कैलकुलेशन और ये करनी पड़ेगी, यही मेथड है बस, और कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट कर लो, डी टी बाई डी मैक्सिमम मिनिमा, यानी कि ज़ीरो के बराबर करना पड़ेगा, तो सिर्फ अंदर वाले से ही मतलब है, यहीं से वी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू टू वी प्लस थ्री पी नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आ गया बच्चे माइनस पी नॉट बाई वी नॉट, टू वी विल बी इक्वल्स टू माइनस थ्री पी नॉट। कट गया बच्चे, पी नॉट से बच्चे पी नॉट गया, यानी कि v विल बी आ गया आपका थ्री वी नॉट बाई टू, यानी कि ये v की वॉल्यूम की वो वैल्यू है जहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम है। और ये कितना आया देखो, थ्री, यानी कि थ्री बाई टू, यानी कि करीब 1.5 वी नॉट आ रहा है ना, वी नॉट के और टू वी नॉट के बीच में। अब कुछ नहीं करना है। कहाँ है जी तुम्हारा टेम्परेचर का फंक्शन? ये रहा भैया, पकड़ के लेके आओ इसका कान, कान पकड़ के लेके आओ। वी नॉट की वैल्यू पुट करो, यानी कि t विल बी इक्वल्स टू वन बाई एन आर माइनस पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी स्क्वायर, यानी कि नाइन वी नॉट का स्क्वायर बाई फोर प्लस थ्री पी नॉट वी नॉट, वी की वैल्यू थ्री बाई टू, यानी कि कितना हो जाएगा? नाइन वी, सॉरी नाइन पी नॉट वी नॉट बाई कितना हो गया जी? टू हो गया ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा बेचारे को साइड करो, वन बाई एन आर। भैया ये कितना हो गया? काट लो एक बार, तो ये नाइन बाई टू माइनस नाइन बाई फोर, और पी नॉट वी नॉट ऐसे लिख लो। सो टी विल बी इक्वल्स टू पी नॉट वी नॉट बाई एन आर इंटू फोर। तो 18 में से 9 गए, एलसीएम तो लेना आता ही होगा मेरे हिसाब से, तो टी आ गया नाइन पी नॉट वी नॉट बाई फोर एन आर। और भैया यही एकमात्र तरीका है इसको सॉल्व करने का, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 2016 में आया हुआ सवाल है, और ये सवाल बड़ा रिपीटेड सवाल होता है, आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो कई बार अगर सीधा ही रिपीट होकर आगे तो आंसर तो याद हो भाई। अगला सवाल देखो, अगला सवाल थोड़ा बेसिक सवाल है, आसान सवाल है। एरिया अंडर द कर्व निकालना है। वर्क डन जब भी, यानी कि पीवी आपको दे दिया तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लो बस। तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो कितना हो गया तुम्हारा जी? फोर, इंटू हाइट कितना हो गया? 1 से 6 5, यानी कि 10 जूल। आंसर। ये बेसिक सवाल था, क्योंकि ऐसे भी हर तरह का सवाल आता है ना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल इतना रिपीटेड सवाल है। आइसोबारिक प्रोसेस है, देखो अब दिमाग में क्या आना चाहिए। सवाल में पूछा एन मोल ऑफ आइडियल गैस है विद कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी सीवी अंडर एन आइसोबारिक एक्सपेंशन। तो सबसे पहले तो बच्चे ने क्या लिखा, पढ़ते ही एकदम से आइसोबारिक भैया एक्सपेंशन है, तुरंत एकदम उसके दिमाग में आया। द रेशो ऑफ वर्क डन, ठीक है, ये आइसोबारिक ही चल रहा है, डिवाइड बाई इन दिस प्रोसेस हीट सप्लाइड, यानी कि बच्चे के दिमाग में डेल्टा क्यू। वर्क डन तो उसको एक ही बात पता है, पीडीवी, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। डेल्टा क्यू उसके मास्टर ने उसे बताया था म्यू सी डी टी,
और जो भी प्रोसेस है वो लगा देना CP, कांस्टेंट प्रेशर हो CP लगा देना, सब जगह चलेगा। ये बात आप याद रखना, जब भी आपको हीट सप्लाइड कोई भी प्रोसेस हो, म्यू सी डी टी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो तो ये C पॉली निकाल लेना। आपका डेल्टा क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, म्यू CVDT निकाल लेना। डेल्टा क्यू म्यू CPDT, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मास्त्र ही है, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये PdV, अब देखो यहाँ लिखो आप, PV इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, म्यू RT, यानी कि PdV प्लस VdP इज इक्वल टू म्यू RdT। भाई मैं तो यही जानता हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लिया ना मैंने, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लो, कोई नहीं, कैसे भी कर लो। अब ये डिफ्रेंशिएट कर लिया, कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये जीरो होगा नहीं होगा, आप कहोगे हाँ सर। भाई आइसोबारिक मतलब P कांस्टेंट है, नहीं है, तो P कांस्टेंट यानी कि PdV को म्यू RdT लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अगर आपके बस ये समझ में आ गया तो समझ लो आपको पूरी थर्मल समझ में आ गई। PdV इज इक्वल टू म्यू RdT डिवाइड बाई बच्चे म्यू CPDT, DT से DT गया, म्यू से म्यू गया, यानी कि R बाई CP। CP क्या होता है बच्चे, CV प्लस R। फाइनली आपका आंसर आया, ये C विल बी द करेक्ट आंसर। हालांकि जब 2019 में आया था तो ये जो मैंने ऐसे कर रखा है ये NR आया था, लेकिन NR नहीं, ये फिर बेस्ट पॉसिबल, तो वो तुम्हारा बेस्ट पॉसिबल लगा दिया था बच्चों ने, पर फिर वो बोनस हो गया था। तो बाकी फाइन आंसर ऐसे निकाला है, ये प्रॉपर सॉल्यूशन है। आपको देखो मैंने हर एक स्टेप किया है, हर एक स्टेप, ये स्टेप से क्या आया, और ये स्टेप मैंने इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है आपको कि आप समझोगे इस बात को। जैसे मान लो, चलो यहीं पे एक छोटी सी बात कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये सीरीज सिखाने वाली सीरीज है। और दूसरी बात, मैं आपको एक अच्छी मज़ेदार बात बताता हूँ, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप जो कुछ सीख रहे हैं आराम से सीखें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं भूल गया हूँ, ये मेरे तो याद नहीं हो रहा, याद नहीं रह रहा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में बैठ के अगर आपने तमीज़ से पढ़ रहे हो सब याद आ जाएगा। बस ईमानदारी से पढ़ो, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखो जहाँ जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ जैसे अगर मुझे डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला प्रोसेस है आपका, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ये डेल्टा क्यू लिखते हो आप डेव प्लस डब्ल्यू, डी यू प्लस डेल्टा, यही लिखते हो आप, यही पढ़ते हो। और आप डेल्टा डब्ल्यू, ये तो तुम्हारा क्या होता है देखो, PdV, और ये क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू। और डी यू तो इंडिपेंडेंट होता है इसकी, तो ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू यही होगी। तो देखो सब सेट बैठ रहा है, मैंने बिना कुछ डेल्टा क्यू म्यू CVDT, CP है तो म्यू CPDT अपने आप आएगा। ये जैसे मैंने लिख दिया, मैंने कहा आपको डेल्टा क्यू, ये लिख लो सीधा, कोई बात नहीं, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ क्यों ऐसा बोल दिया गया। देखो डेल्टा क्यू क्या होता है, DU प्लस डेल्टा डब्ल्यू, मानते हो आप, ये तो फिक्स है, इंडिपेंडेंट है, तो प्रोसेस तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की जो कि कितनी होती है म्यू CVDT, हम निकाल चुके हैं, फिक्स है, फिक्स है, ये तो यही है। आइसोथर्मल है तो ही ये ज़ीरो होगा, कांस्टेंट, तब चेंज नहीं होगा, अदरवाइज ये चेंज तो आने वाला है। अब प्लस म्यू DV, अब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट प्रेशर, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो मैंने सीधा लिख दिया, ये वाली चीज़ जो मैंने सीधी लिखी है, ये अल्टीमेटली सेम ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा PdV, PdV को क्या लिख सकते हो आप, म्यू CVDT प्लस PdV को म्यू RdT लिखा जा सकता है, यानी कि म्यू DT अगर मैं कॉमन लिख लूँ तो CV प्लस R, और मेयर्स रिलेशन ये किसके बराबर होता है, CP, यानी कि म्यू DT इंटू CP, यानी कि म्यू CPDT, डेल्टा क्यू, सेम ही बात होगी। उसी बात को मैंने सीधा लिख दिया डायरेक्ट, ताकि सवालों में तो सवाल तो सीधे ही बनाओगे ना। तो ये पूरा प्रॉपर थर्मल ही है, ये घूम घूम के वो हर एक बात पता होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका सीधा सा सवाल है, और अपन एक काम करते हैं, अपन इसको वापस से करते हैं ताकि आपको मज़ा आए, क्योंकि इस सवाल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बच्चा ऐसे, उसकी आत्मा कांप जाती है, रूह कांप जाती है कि क्या लिखूं, क्या होगा, कैसे होगा। तो इस सवाल को जो मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। इस तरह के सवाल, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं दिमाग लगाना, जो मैं बता रहा हूँ वही करते जाना है, ठीक है।
तो आप ऐसे सवालों में आपको गिवन होगा बहुत सारी चीज़ें और आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप एक बात, सबसे पहली एक बात आपको जो ध्यान रखनी है ऐसे जब भी आए सवाल, कि साइक्लिक प्रोसेस जो है उसमें डेल्टा यू क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू ज़ीरो है। एक ये बात पता है। दूसरा, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ ए बी सी निकालना है, यानी कि जो निकालना है सबसे पहले वो लिखना है। ए बी सी मतलब डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी, प्रॉपर लिखना है। और साइड में यहाँ लिखना है आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से लगता है इन प्रॉब्लम्स में, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये फ्लॉट, तो ये तो लगाना ही लगाना है आपको। और ये सब सवाल ऐसे ही शुरू करने हैं। फिर क्या सोचना है कि डब्ल्यू ए बी के बारे में सोचता हूँ, डब्ल्यू बी सी के बारे में। अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे इस सवाल में तो काम और भी आसान हो गया। डब्ल्यू बी सी तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये तो वर्क ही तुम्हारा ज़ीरो हो गया, तो इसकी तो टेंशन लेने की, यानी कि अब फाइनली आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू ए बी निकालना है। भाई ये तो ज़ीरो ही हो गया। अब डब्ल्यू ए बी के लिए ये आपको पता चल गया कि अच्छा डब्ल्यू ए बी कैसे, तो फ्लॉट के हिसाब से डब्ल्यू ए बी यानी कि डेल्टा क्यू ए बी माइनस डी यू ए बी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ए बी, यानी कि आपको डेल्टा क्यू ये पता होना चाहिए। अब सवाल में क्या क्या गिवन है अब वो देखते हैं। पहले जो गिवन है भाड़ में जाए, पहले लास्ट लाइन पढ़ लो, क्या निकालना है ये पता चल गया। अब सवाल तुम्हारा बहुत आसान बनेगा और तुम पैट टू पैट अब आप अपनी शीट का या कोई भी सवाल कर लेना, सब सवाल बनेंगे। तो पहला पढ़ो, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस अलॉन्ग अ पाथ सी ए, यानी कि डेल्टा यू सी ए दे रखा है -180 जूल, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी, द गैस एब्जॉर्ब 250 जूल ऑफ हीट अलॉन्ग द पाथ ए बी, द गैस एब्जॉर्ब अलॉन्ग पाथ ए बी 250 जूल एब्जॉर्ब करता है। फिर 60 जूल अलॉन्ग पाथ बी सी, डेल्टा क्यू बी सी प्लस 60 जूल। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको कोई संदेह नहीं है बात पे, आप कह रहे हो ठीक है। अब भैया आप ध्यान से देखो कि मुझे डेल्टा क्यू ए बी ऑलरेडी गिवन है 250, अब मुझे डी यू ए बी चाहिए बस। जैसे ही मुझे डी यू ए बी पता चल जाएगा, मेरा सवाल तुरंत निकल जाएगा। क्या आप मान रहे हैं मेरी बात? अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। डेल्टा यू ये सी ए ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना, ये डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी बच्चे प्लस डेल्टा यू सी, जो जो चाहिए वो लिख लो एक बार, ये ज़ीरो होता है, ये मुझे पता है। डेल्टा यू ए बी ऑलरेडी मुझे गिवन है, सॉरी डेल्टा यू सी ए, और ये निकालना है, यानी कि डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी, ये कितना है माइनस डेल्टा यू सी 180 जूल इज इक्वल टू 0। अब मुझे अगर ये पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये मैं ये बता रहा हूँ क्या प्रोसेस में क्या क्या सोचते हुए चलना है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पहुंचो, डब्ल्यू बी सी क्या है ये तुम्हारा 0, तो इसके लिए लिखो डेल्टा क्यू बी सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू लिख लो, चलो साइन का मैं इतना यहाँ प्लस डब्ल्यू बी सी, ये क्या हो गया बच्चे 0। अब डेल्टा क्यू बी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा यू बी सी। देखो कुछ गिवन है क्या, डेल्टा क्यू बी सी आपको गिवन है, वही किसके बराबर होगा, डेल्टा यू बी सी के बराबर, यानी कि तुम्हें 60 जूल पता चल गया, यानी कि अब फाइनल आके रख लो, यानी कि डेल्टा यू ए बी प्लस 60 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि डेल्टा यू ए बी विल बी आ गया 120 जूल। 120 जूल की वैल्यू यहाँ आप रखोगे तो डेल्टा क्यू ए बी ऑलरेडी गिवन है 250 माइनस 120 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू ए बी, यही तो निकालना था। तो डब्ल्यू ए बी सी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये आप अपनी कॉपी में लिख लें, कहीं भी लिख लें, ये एक प्रोसेस है, जो जो मैंने बोला है वो लिख लें, वैसे ही अटेम्प्ट करें, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। एक एक बात मैंने बहुत ही क्लीन तरीके से बताई है, इन सवालों को अटेम्प्ट करने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। ये एज ए स्टूडेंट भी मैं बोल रहा हूँ, एज ए टीचर भी मैं बोल रहा हूँ,
इट कम्स विद द एक्सपीरियंस कि भाई ये कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये एक यही पैटर्न है, आप ऐसे ही फॉलो करें, आप इजीली वो सारी बातें कर पाएँ। अदरवाइज़ उलझ के रह जाएँगे, कहाँ से क्या निकालना है, कहाँ से क्या आएगा। एक-एक बात करते जाएँ, एक-एक बात। अब ये सवाल देखते हैं। ये सवाल आपको गिवन है कुछ-कुछ, आपको ग्राफ दिख रहा होगा ए, बी, सी और ए। आपसे पूछा है लास्ट लाइन पढ़ो, द नेट वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल्स टू। तो बी सी तो वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो डब्ल्यू बी सी तो ज़ीरो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, तो उसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अल्टीमेटली मुझे डब्ल्यू ए बी और डब्ल्यू सी ए निकालना है मुझे। तो प्रोसेस देख लो कौन से वाला है। अगर मैं ए टू बी की बात करूँ तो आइसोथर्मली, तो पहले मैं ए टू बी की ही बात कर लेता हूँ। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया जी? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया बच्चे। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो तो होता है आपका 1 मोल है, तो यानी कि एन आर तुम्हारा एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है जी, एन आर टी सॉरी एल एन वी टू बाई वी वन, ये तुम्हारा वर्क डन होता है, याद ही होगा। फिर अपन इसको कर सकते हैं, डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू 1 × R × बच्चे टी एल एन। अब वी टू बाई वी वन की फॉर्म में लिख लो या कैसे भी लिख लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी टू कितना 2v1 और इनिशियल कितना था तुम्हारा ए पे। यानी कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ये वी बी बाई वी ए लिख लो, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 2v1 डिवाइड बाई वी वन कट गया। सो वर्क डन आ गया आर टी एल एन टू। ठीक है जी। तो अब दूसरा, अब देखो ये तो होगा ही होगा। अब देखो ऑप्शन टिक करने वाली बात है, पहले मैं ऑप्शन टिक करना बता देता हूँ। मुझे पता है ज़ीरो तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ वर्क तो होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर अब दोनों हैं तो दो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक है, और उसमें गामा वगैरह भी आएगा, इसमें गामा का कोई सीन नहीं है ए टू बी, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि दोनों टर्म आनी चाहिए, तो डी ऑप्शन ही आएगा। तो ये तो है बिना देखे टिक करने वाला, कैलकुलेशन ही ना करनी पड़े। लेकिन अगर कैलकुलेशन भी करनी पड़े, डब्ल्यू ए भी तो मैंने निकाल लिया ये। अब मैं सी टू ए की बात कर लेता हूँ बच्चे। सी टू ए कौन सा प्रोसेस है तुम्हारा, अगर आप देख रहे हो तो एडियाबैटिक। एडियाबैटिक है, क्या है सी टू ए? एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक में जो वर्क होता है, अगर आपको याद हो तो ये होता है एन आर, ठीक है जी, अपॉन गामा माइनस वन, और ये होता है टी वन माइनस टी टू, इनिशियल माइनस फाइनल, यानी कि टी सी, अगर मैं इसको लिखूँ टी सी माइनस टी ए, ऐसे बात कर रहा हूँ। यानी कि वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एन आर। तो अगर मैं बात करूँ पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है एन आर टी, आप कहोगे हाँ सर, तो उसको पी सी वी सी लिख लो भाई, पी सी वी सी माइनस पी ए वी ए डिवाइड बाई गामा माइनस वन, आसान पड़ेगा। अब पी सी वी सी तो ईजी लिख सकते हो, पी सी और वी सी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पी वन बाई फोर इंटू टू वी वन, तो पी वन वी वन, पी वन वी वन बाई टू, माइनस फिर पी ए वी ए, यानी कि पी ए वी ए हो जाएगा पी वन वी वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन, यानी कि आ गया माइनस पी वन वी वन बाई टू गामा माइनस वन। अब पी वन वी वन, पी वन वी वन, पी वन वी वन तो यहाँ है, ए पे तो है पी वन वी वन, तो यहाँ क्या करेंगे अब, पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, यानी कि 1 मोल तो एक है, आर टी हो गया, यानी कि पी वन वी वन विल बी इक्वल्स टू आर टी। तो ये आर टी के बराबर है जी, वापस आके रख देंगे माइनस आर टी अपॉन टू गामा माइनस वन, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ गया आपका आर टी एल एन टू माइनस आर टी बाई गामा माइनस वन, ये टू वन ले लो, एल एन टू माइनस वन बाई टू गामा माइनस वन। ठीक है जी, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। आप भूल भी जाओ, अगर मान लो ये आपको याद ना रहे तो आप निकाल भी सकते हो, निकालना बता देता हूँ। अगर मैं वर्क डन की बात करूँ बच्चे, निकालना भी बता देता हूँ। अगर आइसोथर्मल आप भूल जाएं, मान लो आप आइसोथर्मल का वर्क आपको पेपर में याद नहीं आ रहा, तो ये तो याद है ना पी डी वी, और पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू आर टी। ठीक है, तो ये आप करते रहा करो, ऐसे प्रैक्टिस भी करते रहा करो। तो म्यू आर टी, पी को आप कन्वर्ट कर लो, पी विल बी इक्वल्स टू म्यू आर टी बाई वी डी वी। ठीक है, फिर जहाँ से जहाँ जा रहे हो इंटीग्रेशन ही तो करना है, यानी कि म्यू आर टी एल एन वी, वी इनिशियल से वी फाइनल, यानी कि म्यू आर टी
ln VF बाई ln BI। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भूल भी जाओ तो वो ईज़िली याद किया जा सकता है। क्लियर है? सिमिलरली आप इसका भी वर्क एडियाबैटिक का भी लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई इतने हाथी घोड़े जुड़ने वाली बात नहीं है। तो आई होप हम कल मिलेंगे, कल कुछ नए सवाल हम डिस्कस करेंगे। एक ये सवाल चलो और जाते जाते मैं डिस्कस कर देता हूँ, एक अच्छी बात। जैसे ये है तो ये एरिया अंडर द कर्व, ये सवाल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ध्यान रखो। जैसे ये है तो इसमें बच्चों को वो ऐसे ही देगा, सर्कल ही बनाएगा, लेकिन ये ए है और ये बी है, तो आपको हमेशा पाई ए बी लेना है। एरिया कितना है? पाई ए बी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? बच्चे क्या करता है, सर्कल दिखा तो पाई आर स्क्वायर, वो तो दिमाग में ये रखता है, क्योंकि एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो अभी अभी फिलहाल के लिए अगर आप सिचुएशन देखें, सिचुएशन क्या बन रही है, आप ध्यान से देखें। ये कितना है बच्चे? अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना आप मेरी बात, मजा आएगा आपको सुन के। ये 20 है, ठीक है, और ये भी अभी कितना है? ये भी बच्चे अभी कितना है? ये भी 20 है। मानते हो आप, नहीं मानते हो ये बात? तो अभी तुम्हारा ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो आपका यहाँ ये जो डायमीटर बनेगा ये कितना बनेगा? 10। ठीक है, और ये भी कितना बनेगा? 10। अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पाई आर स्क्वायर करोगे तो आपका 100 पाई ही आंसर आने वाला है, जो कि यहाँ 100 मैंने लिखा हुआ है, ये 100 आ गया आपका आंसर। लेकिन अब क्या होगा, मान लो एग्जामिनर, क्योंकि आपने तो पाई आर अब ये सर्कल ही बना रखा है, लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ 60 कर देता हूँ। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, 60। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चा ध्यान से नहीं देखेगा, बच्चा क्या करेगा, पाई आर स्क्वायर। अगर उसने यहाँ से, क्योंकि उसको तो यहाँ से करके आधा लेना है, तो यहाँ से अगर उसने किया तो आंसर आ जाएगा 100 पाई। अगर यहाँ से ये उसने आर ले लिया तो यहाँ तो ये 30 है, तो ये तो 15 बनेगा, तो 15 15 225 पाई। दो, आपको नहीं लगता कि दो आंसर आ गए पाई आर स्क्वायर के हिसाब से? तो इसीलिए ये हमेशा इलिप्स के हिसाब से हमें ट्रीट करना होता है। तो हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे? इलिप्स के हिसाब से, यानी कि शेप आपको ऐसी ही देगा, लेकिन असल में शेप अगर मैं यहाँ 60 कर दूँ तो ये शेप अब ऐसी नहीं है, ये शेप कुछ अलग तरीके की है। तो आप हमेशा उसको इलिप्स की तरह ही ट्रीट करेंगे, बस ये याद रखना। और इलिप्स का एरिया कितना होता है, आप उसको ऐसे ट्रीट करो जो मैं लिख रहा हूँ, यही सत्य बात रहेगी। ये बी हो गया और ये बच्चे ए हो गया, तो आप जो पाई ए बी, आप एरिया हमेशा ये याद रखें, पाई ए बी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप यहाँ से भी आधा उठाएं और यहाँ से भी। अब अगर आप ये अप्रोच लेते हैं तो अब वो अगर यहाँ 60 भी दे रखा हो तब भी आपका सवाल सही होना है, अगर यहाँ 40 भी दे रखा हो तब तो सही होना ही है, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 60 कर दूँ ना, तो जो बच्चे पाई आर स्क्वायर लगा रहे थे उनका आंसर गलत आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो ये तो डिफरेंस 30 बन रहा है और यहाँ डिफरेंस कितना बन रहा है? 20। आ गया ना गलत? तो डायमीटर यहाँ 20 है, डायमीटर 30 बन रहा है, पाई आर स्क्वायर कैसे होगा? लेकिन वो आपको देगा सर्कल ही। आप ऐसे सवाल अपने नोटबुक में भी देख सकते हो जाके। तो आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा आज के सवालों में। हम कल मिलते हैं फिर से।